हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हमने जो सीरीज स्टार्ट करी हुई है अभी प्रीवियस लेक्चर्स में हम ADAS अप्रोच, SI अप्रोच, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या कहें तो चैप्टर नंबर 7, 8, 9 ये करने के स्टार्ट करे हुए थे। चैप्टर 7, 8 कंप्लीट हो चुका है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जो कि है प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस ऑफ डिमांड। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है इस चैप्टर से। तो पहला टॉपिक जो इसमें हमारे पास आता है, व्हाट इज डेफिशिएंट डिमांड। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है? अब तक हम ये पढ़ते चले हैं भाई, जहां पर AD/AS के बराबर हो जाता है, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होती है, ये तो हम पढ़ चुके हैं, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। SI अप्रोच पढ़ चुके हैं। आगे अगर जाएं कि अगर किसी इकोनॉमी में AD/AS के बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, AD/AS के बराबर ना हो तो क्या होगा, तो इकोनॉमी में दो सिचुएशन क्रिएट होती है। नंबर 1 डेफिशिएंट डिमांड और नंबर 2 एक्सेस ऑफ डिमांड। तो आज हम डेफिशिएंट डिमांड के ऊपर बात करेंगे। तो डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है, व्हाट इज डेफिशिएंट डिमांड? किसी इकोनॉमी में अगर AD लेस देन AS हो जाए, AD लेस देन AS, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है, व्हेन AD लेस देन AS, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं कि भाई डेफिशिएंट डिमांड है, डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है। बट जब डेफिशिएंट डिमांड का कंसेप्ट हमने पढ़ना है या क्वेश्चन में लिखना है, तो डेफिशिएंट डिमांड की डेफिनेशन लिखते हुए AD लेस देन AS, और साथ में ये लिखना बहुत जरूरी है, corresponding to full employment in the economy। किस सिचुएशन में डेफिशिएंट डिमांड क्रिएट होगी? डेफिशिएंट डिमांड वहां पर माना जाएगा जहां पर AD लेस देन AS तो है, बट साथ में corresponding to full employment in the economy, यानी कि जिस सिचुएशन में इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए था, वहां पर AD/AS से कम हो गया। फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में AD लेस देन AS हो गया। ये आपको डायग्राम से ज्यादा समझ में आएगा, तो डायग्राम मैंने पहले बनाया हुआ है, डायग्राम देख लेते हैं जरा। देखो डायग्राम में क्या क्या मैंने लेबलिंग में बार बार बताता हूं। सबसे पहले एक्स एक्सिस पर मैंने इनकम को दिखाया है, वाई एक्सिस पर AD/AS को दिखाया है, और उसके बाद सबसे पहला कर्व ड्रॉ कर लिया करो 45 डिग्री के एंगल पर आप अपना इनकम कर्व, यानी कि AS कर्व 45 डिग्री के एंगल पे। अब मैंने यहां पर दो AD कर्व बनाए हुए हैं, एक येलो कलर में ये जिसको मैंने ADF लिखा हुआ है, और दूसरा ये डॉटेड लाइन में दिखाया हुआ है जिसको मैंने ADP लिखा हुआ है। अगर मैं ADF की बात करूं तो ADF क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फुल एम्प्लॉयमेंट का कर्व, कि अगर हमारी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट होता तो हमारी इकोनॉमी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इक्विलिब्रियम में होती, बिकॉज हमने पढ़ा है AD इज इक्वल्स टू AS। जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होती है। तो यहां पर तो देखो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हुआ। हम ADP जो है हमारा ADP, इट इज प्लान्ड AD। जो प्लान्ड AD था हमारा, वो फुल एम्प्लॉयमेंट AD से कम हो गया। मतलब कि जो हमने प्लान किया था, अगर इस येलो लाइन के ऊपर होता तो हम कहते भाई हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में भी है और फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी है। बट एक्चुअल में हुआ क्या, फुल एम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा ऊपर है और जो हमने प्लान किया है वो थोड़ा सा नीचे आ गया, और इस तरीके से कि गैप क्रिएट हो गया EF। इस गैप को क्या बोलेंगे हम? EF। और यही जो गैप है इसको हम क्या बोलेंगे? डेफिशिएंट डिमांड। देखो मैंने डेफिशिएंट डिमांड की जो डेफिनेशन बताई उसमें क्या बताया? इट इज अ सिचुएशन वेयर AD लेस देन AS कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट। तो यहां पर ये फुल एम्प्लॉयमेंट है येलो कलर में, और हमारा जो AD हमने प्लान किया था वो फुल एम्प्लॉयमेंट से कहीं नीचे रह गया। ये सिचुएशन क्रिएट हो गई, ये गैप क्रिएट हो गया। इस गैप को ही हम बोलेंगे डेफिशिएंट डिमांड। एक्चुअल में हमारा AD यहां पर है, होना यहां पर चाहिए था, इसलिए वो डेफिनेशन दोबारा से देखो मैंने लिखवाया है AD लेस देन AS corresponding to full employment in the economy। ये वाला डेफिनेशन, ये वाला AD लेस देन AS corresponding to full employment in the economy। तो बात समझ में आ गई होगी। एक बार फिर भी मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं। AD लेस देन AS वो सिचुएशन है, या डेफिशिएंट डिमांड वो सिचुएशन है जहां पर आपका एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट। यहां पर हमारा प्लान AD होना चाहिए था, बट हमारा प्लान AD समवेयर नीचे हो गया, जिस वजह से हमारी इकोनॉमी में क्या क्रिएट हो गया? डेफिशिएंट डिमांड क्रिएट हो गया। नाउ अब अगला क्वेश्चन आता है कि इसके रीजन क्या है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड अगर कम हुआ है तो उसके कारण क्या है? बहुत सिंपल सा तरीका आपको बता रहा हूं। AD के कंपोनेंट याद होने चाहिए आपको, जो कि आप पढ़ते ही चले आए। AD के कंपोनेंट, चार ही कंपोनेंट पढ़े हमने, C I G X -M।
सी फॉर प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सी फॉर कंजम्पशन, कंजम्पशन कौन सा, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो अगर आपकी इकोनॉमी में प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, एडी डिक्रीज हो जाएगा। अगर प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिक्रीज होगा तो एडी डिक्रीज हो जाएगा। एडी डिक्रीज होगा तो आपको क्या फेस करना पड़ेगा भाई, एडी लेस देन एएस हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, एग्जैक्ट ऐसा ही होगा। अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम है तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा। दूसरा, अगर इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो जाए, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो जाए तो भी आपका एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा। जी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अगर आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो जाए तो भी आपका एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट बहुत सारे खर्चे करती है, प्लान, नॉन प्लान, डेवलपमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए, वो सारे खर्चे अगर गवर्नमेंट अपने कम कर देती है तो उसका सीधा इंपैक्ट आपका एग्रीगेट डिमांड के ऊपर पड़ेगा और आपका एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा। यहां पर एक्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट, एक्स का मतलब एक्सपोर्ट। अगर एक्सपोर्ट डिक्रीज हो जाए, देखो एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट का मतलब होता है डिमांड ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो गुड्स हमने अपनी इकोनॉमी में प्रोड्यूस किए हैं उनकी डिमांड पूरे संसार में, भारत को छोड़कर बाकी कंट्रीज में कहां पर कितनी कितनी डिमांड है। अब अगर वो डिमांड कम होने लग जाए तो अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा। और अगर एग्रीगेट डिमांड कम होगा तो कौन सी सिचुएशन क्रिएट होगी, डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन क्रिएट होगी। एंड यहां पर अगर हम एम की बात करें तो एम इज इंपोर्ट्स। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, वो गुड्स जो हम अपनी कंट्री में प्रोड्यूस ना करके, या प्रोड्यूस हो भी रहे होंगे फिर भी हम बाहर से मंगवाते हैं, विदेशी कंट्री से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से गुड्स परचेज करके अपनी कंट्री में लेकर आ रहे हैं। तो अगर इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है इसका मतलब क्या है, हम अपनी कंट्री के गुड्स को यूज नहीं कर रहे हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में बने हुए गुड्स को यूज कर रहे हैं। तो अगर इंपोर्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या सिंबलाइज करता है वो, कि भाई डोमेस्टिक एडी हमारी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कम होगा, और एग्रीगेट डिमांड कम होगा तो एडी लेस देन एएस की सिचुएशन क्रिएट होगी। एक कारण और आता है, देयर इज वन मोर रीजन, दैट इज इंक्रीज इन टैक्सेस। अगर हमारी गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देती है तो भी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाता है। टैक्सेस बढ़ाने से एग्रीगेट डिमांड कम क्यों होगा, टैक्स के इंक्रीज होने से क्या होता है, पब्लिक की परचेजिंग पावर कम होती है। परचेजिंग पावर कम होगी तो अल्टीमेटली डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगा तो इकोनॉमी में क्या होगा, डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, तो आपको एडी की कंपोनेंट पता होंगे तो इजीली बता दोगे। नंबर 1 कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो जाए, नंबर 2 इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो जाए, नंबर 3 गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो जाए, नंबर 4 एक्सपोर्ट डिक्रीज हो जाए एंड इंपोर्ट्स इंक्रीज हो जाए, एंड लास्ट वन इज अगर टैक्स रेट्स को इंक्रीज कर दिया जाए तो क्या होगा, हमारी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा। एग्रीगेट डिमांड कम होने का मतलब ये सिचुएशन क्रिएट हो गई एडी लेस देन एएस की, यानी कि डेफिशिएंट डिमांड की। अब कॉजेस पता लग गए तो हमें इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी पढ़ने हैं। व्हाट आर दी कॉन्सिक्वेंसेस, 4 कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। अगर आपकी इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड आएगा तो 4 कॉन्सिक्वेंसेस। नंबर 1, एक तो आपको ये सिचुएशन देखने को मिलेगी कि अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, पहली चीज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। सेकंड हमें देखने को मिलेगा डिफ्लेशनरी गैप क्रिएट हो जाएगा, अनडिजायर्ड स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। एक चार ये कॉन्सिक्वेंसेस या इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अब अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है, डेफिशिएंट डिमांड हो सकता है ना पूछा जाए, या पूछा जाएगा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन हो गया, बट इसके चांसेस ज्यादा होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, या पूछ सकता है कि क्या एक इकोनॉमी में अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी हो सकता है। देखो इक्विलिब्रियम हमें पता है क्या होता है, इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है जहां पर एडी एएस के बराबर है। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में तो है बट बहुत सारे लोगों के पास जॉब्स नहीं है, या यूं कह लो कि हमने अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज नहीं किया है। तो अगर हम बात करें अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की, तो इट इज अ सिचुएशन वेयर एडी इज इक्वल्स टू एएस, वेयर एडी इज इक्वल्स टू एएस, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर तो है बट स्टिल देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट।
इकॉनमी में अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट है, एडीएएस के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी एग्जिस्ट कर रही है, तो उसको बोलते हैं हम अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आता क्यों है? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का जो बेसिक रीजन है वो है डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड कॉजेस अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। देखो कैसे, अगर इकॉनमी में डेफिशिएंट डिमांड आया तो डेफिशिएंट डिमांड की वजह से आपका जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो कहीं लोअर लेवल पर स्ट्रक करेगा या कहीं निचले लेवल पर इक्विलिब्रियम आएगा। उसके पीछे कारण होता है मार्केट मैकेनिज्म। जब डिमांड सप्लाई अपने आप को आपस में एडजस्ट करता है, डेफिशिएंट डिमांड में डिमांड कम है तो सप्लाई कहीं निचले लेवल पर एग्रीगेट डिमांड को कट करेगा, और जब वो निचले लेवल पर डिमांड को कट करेगा तो एडी एएस दोनों बराबर हो जाएंगे, बट उसका रिजल्ट क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो चुका होगा हमारी इकॉनमी में। अभी डायग्राम से समझेंगे इसको। तो मैं दोबारा बताता हूँ, अगर डेफिशिएंट डिमांड आया तो उसकी वजह से इक्विलिब्रियम लोअर लेवल पर कट करेगा, और लोअर लेवल को भी बोल जाएगा लोअर देन फुल एम्प्लॉयमेंट। जहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट में एडी इज इक्वल टू एस होना था वहां ना होकर उससे नीचे कहीं पर कट करेगा। ये डायग्राम से ज्यादा क्लियर होगा आपको। चेक करते हैं जरा इसको। देखो ये डायग्राम है। एडीएफ अभी पहले बताया आपको, फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड। एडीपी इज प्लान्ड एडी। हमारी इकॉनमी में अगर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम चाहिए था तो चाहिए ये था कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को यहां पर कट करे। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को इस सिचुएशन में कट करती अगर, तो हमारी इकॉनमी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में होती। बट डेफिशिएंट डिमांड की वजह से हुआ क्या? डिमांड हमारा जो प्लान डिमांड था वो कम हो गया और एक सिचुएशन क्रिएट हो गई डेफिशिएंट डिमांड की। अब डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम सप्लाई ज्यादा, तो प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे? प्रोड्यूसर्स अपना प्रोडक्शन कट करेंगे। प्रोडक्शन कट करेंगे तो सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होगी तो सप्लाई नीचे को शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी, सप्लाई नीचे को मूव करना शुरू हो जाएगी ऐसे। अब जब प्रोड्यूसर्स ने प्रोडक्शन कट किया तो बहुत सारे लोगों की जॉब जानी पक्की है जी। प्रोडक्शन कट करेंगे तो सबसे पहला इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? जो लोग जॉब करते हैं उसके पास, प्रोड्यूसर के पास, उनकी जॉब जाएगी। उनकी जॉब जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनकम कम होना शुरू हो जाएगी। इनकम कम होगी तो एग्रीगेट डिमांड भी कॉन्ट्रैक्ट होना, कम होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, और इकोनॉमी किसी निचले लेवल पर एडी इज इक्वल्स टू एएस हो जाएगा। और यहां पर इकोनॉमी देखो इक्विलिब्रियम में तो आ गई, बट इस सिचुएशन को बोलेंगे हम अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि डेफिशिएंट डिमांड की वजह से प्रोड्यूसर्स ने प्रोडक्शन कट किया, प्रोडक्शन कट किया तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो लोगों की परचेजिंग पावर कम हुई, पैसा कम हुआ, डिमांड कम होना शुरू हो जाएगी, डिमांड भी डिक्रीज, डिमांड मूव करना शुरू कर देती है नीचे को, और सप्लाई भी नीचे को मूव कर रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है दोनों में, जहां पर दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में तो आ गई, बट सिचुएशन क्रिएट हो गई अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की, तो इसी को बोलते हैं हम अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब ये तो पहला कॉन्सिक्वेंस हो गया। दूसरा, अगर डेफिशिएंट डिमांड आएगा तो उसकी वजह से एक और सिचुएशन पूछी जा सकती है आपसे कि भाई डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है? डिफ्लेशनरी गैप इज नथिंग, इट इज जस्ट डेफिशिएंट डिमांड। जो आपका डेफिशिएंट डिमांड है उसको ही हम डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं। बट डायरेक्टली डिफ्लेशनरी गैप पूछेगा तो आपको डिफ्लेशनरी गैप के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना पड़ेगा। देखो डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है। हमारी इकोनॉमी में क्या हुआ? डेफिशिएंट डिमांड आया जिसकी वजह से लो एडी हो गया, एग्रीगेट डिमांड कम हो गया। एग्रीगेट डिमांड कम है तो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डिमांड नहीं है तो प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे? प्रोडक्शन कट करेंगे, इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। इन्वेस्टमेंट कम तो हमारी इकोनॉमी में इनकम कम। इनकम कम क्यों? इन्वेस्टमेंट कम, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लेवल ऑफ इनकम कम होगी, विच कॉजेस अगेन लो एडी, क्योंकि इनकम डिक्रीज होगी तो एग्रीगेट डिमांड और कम हो जाएगा। तो एक सर्कल चल पड़ता है जिसको हम बोलते हैं डिफ्लेशनरी स्पाइरल, और कहते हैं इकोनॉमी स्लिप्स इनटू डिफ्लेशनरी स्पाइरल। ये बार बार रिपीट होता रहेगा। लो एडी कॉजेस लो इन्वेस्टमेंट, लो इन्वेस्टमेंट कॉजेस लो इनकम, लो इनकम कॉजेस लो एडी अगेन, तो इकोनॉमी स्लिप्स इनटू डिफ्लेशनरी स्पाइरल। इसको ही हम बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। अगर आपको डिफ्लेशनरी गैप मेजरमेंट पूछे तो डिफ्लेशनरी गैप निकालने का फॉर्मूला ये होता है। बेसिकली कोई फॉर्मूला नहीं है, अभी डायग्राम बनाया है वहीं से डेरिवेटेड है ये। ADF माइनस ADP। ADF का मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट एडी, ADP का मतलब प्लान्ड एडी। नाउ नेक्स्ट अगला इसका डायग्राम देखते हैं जरा हम। ये है डिफ्लेशनरी स्पाइरल या डिफ्लेशनरी गैप बोलेंगे इसको हम। तो
ADF फुल एम्प्लॉयमेंट एडी, ये ADP हम पहले पढ़ चुके हैं। ADP क्या है? प्लान्ड एडी। हमारा जो प्लान्ड एडी है वो लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट एडी है, मतलब इस एडी को यहां पर होना चाहिए था, बट ये यहां ना होकर समवेयर नीचे है, तो जिसकी वजह से ये गैप क्रिएट हो गया। ये जो EF गैप आया इसको ही हम क्या बोलेंगे? डिफ्लेशनरी गैप। तीनों के डायग्राम सेम है जी, डेफिशिएंट डिमांड, डिफ्लेशनरी गैप, और उसके बाद इससे पहले हमने पढ़ा था अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो डिफ्लेशनरी गैप और डेफिशिएंट डिमांड दोनों एक ही चीज होती है, कोई डिफरेंस नहीं है। बट कहा यह जाता है कि जो डिफ्लेशनरी गैप अराइज हुआ है, किस वजह से अराइज हुआ है? डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड कॉजेस लो इन्वेस्टमेंट, causes low employment, causes low income and again causes low AD। वो सर्कल चल पड़ता है, उस सर्कल को ही डिफ्लेशनरी स्पाइरल बोला जाता है। अच्छा, नेक्स्ट इसका जो कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलता है हमें वो क्या? अनडिजायर्ड स्टॉक। देखो, अगर इकोनॉमी में AD लेस देन AS है, AD लेस देन AS है, मतलब कि सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो क्या प्रोड्यूसर्स का स्टॉक सारा सोल्ड आउट होगा? नो। क्यों? क्योंकि डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में ना चाहकर भी प्रोड्यूसर्स के पास कुछ स्टॉक ऐसा बच जाएगा जो सोल्ड आउट नहीं होगा, जिसे हम बोलेंगे अनडिजायर्ड स्टॉक। अब अनडिजायर्ड स्टॉक है तो एक लॉस ऑफ प्रॉफिट भी अराइज हो जाएगा। लॉस ऑफ प्रॉफिट कैसे? फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन किया 1000 यूनिट, अब उसको तो नहीं पता था कि डेफिशिएंट डिमांड आ जाएगा, डिफ्लेशनरी गैप आ जाएगा। अब डेफिशिएंट डिमांड की वजह से उस इकोनॉमी में AD जो हुई सपोज टू बी वो 600 यूनिट्स का हुआ, तो इसकी वजह से क्या हुआ? एक तो 400 यूनिट का अनडिजायर्ड स्टॉक हो गया, मतलब ना चाहते हुए भी 400 यूनिट उसकी बच गई। ये 400 यूनिट क्या हो गई? अनसोल्ड। अब ये 400 यूनिट अनसोल्ड हो गई तो इसके ऊपर का प्रॉफिट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लॉस हो गया एक तरीके से। ये सोल्ड नहीं होगी तो इसके ऊपर प्रॉफिट होगा नहीं। जो ये प्रॉफिट हम अर्न नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, उसको ही बोला जाता है लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो अब तक हमने क्या किया? डेफिशिएंट डिमांड के बारे में पढ़ा। डेफिशिएंट डिमांड इज अ सिचुएशन वेयर AD लेस देन AS कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। और डेफिशिएंट डिमांड की वजह से इकोनॉमी में अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आता है, उसकी वजह से ही डिफ्लेशनरी गैप आता है, और डेफिशिएंट डिमांड की वजह से ही अनडिजायर्ड स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट की सिचुएशन अराइज होगी। होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में यहां से आगे करेंगे हम एक्सेस ऑफ डिमांड के बारे में। थैंक यू सो मच।